बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है भैया कहाँ तक करा था, कुछ बताओगी? रजिस्टर में हमने कहाँ तक लिखा था? ऑनलाइन हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो गए थे सारे। उसकी डिटेल पढ़ी थी हमने, या सिर्फ और अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट इक्वल्स टू कैपिटल होता है। आपका नाम क्या है? नजाकत। और दूसरा जो है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने बात करी थी कि देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग जो है बेस करती है। दैट इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। अल्सर सबको याद है बेटा? बतूल, मलाइका, इससे आगे हम जो है आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है एसेट की हेडिंग डाल दो जरा। बिल्कुल सही है, अल्सर। एसेट की हेडिंग डालो जरा जल्दी से, फास्टली। हेडिंग लिखो। सबसे पहली डेफिनेशन तो ये लिख लो, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। ये वही वाली भैया डेफिनेशन हो गई जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ी थी। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। सेकंड डेफिनेशन लिखोगे इसके साथ। ये मैं पहले एसेट को जरा डिटेल में बता रहा हूं, थोड़ा सा तेज काम लिख कर लो। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट्स। और करके सेकंड डेफिनेशन लिखो। हाँ एक मिनट जरा, सीधा स्क्रीन ब्लर हो रही है, मुझे भी पता है। ये मेरे ख्याल से ये ऑटो जूम पे है, तो जरा सा मैं करता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, मतलब अब क्लियर है? जरा बताइएगा सीधा। नुमान, खदीजा, अब क्लियर है बोर्ड? अच्छा जी, सेकंड डेफिनेशन लिखना भैया। ऑल नेचुरल रिसोर्सेस और मैन रिसोर्सेस which are beneficial for its revenue generation। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज हो बच्चे या मैन रिसोर्सेज हो जो कि बेनिफिशियल हो किसके लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आर कॉल्ड एसेट्स। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज और मैन रिसोर्सेज which are beneficial for its revenue generation is called asset। अब क्या करोगे इसके बाद? एसेट जो है बच्चों, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि एसेट जो है वो दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले एक है आपके पास टेंजिबल एसेट्स, और एक का नाम है
intangible assets, tangible assets और intangible assets। एक का नाम है बच्चों tangible assets और दूसरे का नाम क्या है? अब ये थ्योरी के अंदर जो है भैया आ सकता है आपके पास कि भाई टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट में फर्क क्या है, तो लिख लेना। टेंजिबल एसेट में पहला पॉइंट लिखना है which can be seen, can be touched, जिसको देख भी सकते हैं बच्चों और छू भी सकते हैं, that is called tangible assets, which can be seen, can be touched। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, which can be seen, can be touched। और सेकंड पॉइंट लिखोगे इसी में टेंजिबल एसेट में, विद फिजिकल सब्सटेंस। हमेशा जो है भैया वो फिजिकल सब्सटेंस में बच्चे होगा, उसकी एग्जिस्टेंस तुम्हें दिखेगी, हमें अपनी आंखों से जो दिखेंगे वो सारे टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। सर तो फिर ये इंटेंजिबल एसेट में क्या है? विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। लिख लो, लिख लिया था, वेरी गुड। इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, ना उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और फिर सेकंड पॉइंट लिखोगे विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसमें एग्जाम्पल लिखना इंटेंजिबल एसेट में, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, ये सारे आपके पास बेस्ट एवर एग्जांपल है तो भैया किसी इनटेंजिबल एसेट्स की। एक जैसे कि हमें जो है ना गवर्नमेंट से क्या मिलता है? लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस हर एक को नहीं देती है गवर्नमेंट। जैसे लाइसेंस जो है फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है, इंपोर्ट लाइसेंस लिख लो, इंटेंजिबल है। कैसे करोगे? तुम्हें परमिशन मिली है तो एक कागज पे मिलती है, करोड़ों रुपए की होती है। अरे भाई उस कागज की कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी है, वो जो तुम्हें परमिशन मिली है वो इंटेंजिबल है। कि पूरी मार्केट में पता है फबिया इन कंपनी के पास क्या है? फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है। तो मेरी बात समझी नहीं? अब एक बात सुनो इधर, मैं बोल रहा हूँ ये एक कागज में लेकर आया और मैं कहा भैया ये 1 करोड़ का है कागज। बोले सर आप मुझसे फ्री में ले लेते दो। अब समझ में आई नहीं आई? मैं बोल रहा हूँ ये अभी अभी नजाकर मैं गवर्नमेंट से ये कागज लेकर आया हूँ। पता है तुम्हें 1 साल की मुशक्कत है और 1 करोड़ रुपए दिए। तो तुम दोनों बोले सर हमसे पूरा बंडल ले लेते, फ्री में दे देते। आपने 1 करोड़ के, वो भाई उसमें लिखा हुआ है कि ये जो आपका NIC नंबर और ये कंपनी के जो हेड्स हैं इनको फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मिला है, इनको हज पे और उम्रे पे भेजने का इनको लाइसेंस मिला है। वो शादिर और नादिर करोड़ों लोगों में किसी 4 के पास है, उसमें से 1 हमारे पास है। अब समझिए नहीं? तो पूरी दुनिया को बदलेगा। यानी मेरा इतना, एक और बात समझियो, बड़ा अच्छा काम है ये भैया। आपको फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस लेना है, थोड़ा सा 2 मिनट की जरा जल्दी से बता दो। असर सूप वालों को मिलते हैं, बड़े और मिनिस्टर लेवल को, हमारे जैसों को नहीं मिलते। पहली बात तो इधर ये क्लियर कर दो। तुमने ले लिया वो फिश एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस, कितनी मेहनत से मिला, क्या करा, तुम्हारे कहाँ ताल्लुकात है, कितने पैसे खिलाए, ये छोड़ दो। अब तुमने फिशरी के पास अपना जो है एक ऑफिस खोल लिया। अब क्या है, पूरी दुनिया के लोग जो है फिश पकड़ रहे हैं, जो पकड़ रहे हैं, जिस मछुआरों से पकड़ रहे हैं, बाहर इंग्लैंड भेजनी है, यूके भेजनी है, साउथ अफ्रीका भेजनी है, अमेरिका भेजनी है, कितने डॉलर में, कौन सी भेजनी है, किस पैकिंग में भेजनी है, आपको इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन बस क्या हुआ, जैसे ही फिश एक्सपोर्ट करने की बात आई तो गवर्नमेंट ने कहा आपको किसी लाइसेंस की जरूरत है, अब वो हमारे पास आएंगे। नहीं यही बात समझे? बोले सर 1 टन मुझे फिश एक्सपोर्ट करनी है, हम भैया बोलेंगे कर देंगे सर, कोई मसला ही नहीं है।
तो फ्री में थोड़ी होगी, बोलेगी 5 लाख रुपए पर टन है। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? वो मैं नहीं भेज सकता, कोई इंडिविजुअल नहीं भेज सकता, उसको फबिया के पास से ही जो है एक लाइसेंस नंबर, और वो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक लाइसेंस नंबर देना और साइन करना है। दिस कॉल्ड इंटेंजिबल। कितने पिज्जा की दुकानें खुली हुई हैं, पता नहीं कौन कौन से दुनिया जहां के तो पिज्जा खुल गए हैं कराची में, लेकिन तुम्हारे पास ये राइट नहीं कि तुम पिज्जा हट खोल सको। तुम्हें पिज्जा हट खोलना है तो उसके राइट्स खरीदने पड़ेंगे। हाँ, तुम अपने ब्रांड से कुछ अपने नाम से खोल दो, फबिया पिज्जा, एक बात करो, लेकिन तुम पिज्जा हट नहीं रख सकते हो, तुम मैकडोनल्ड्स नहीं रख सकते हो, कोई भी जिंगर बर्गर बेचो, तुम केएफसी नहीं रख सकते हो। दीज ऑल आर कॉल्ड। तो इस इंटेंजिबल एसेट के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी ब्रांड है, कुर्ते शलवार की दुकानें खोल लो, जे डॉट नहीं रख सकती हो। अगर जे डॉट रखना है तो उनसे जाके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उनकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कुछ समझ आ गई बात? तो लिख लेना, लाइसेंस हो गया, बतूल, फतीजा, सीता, मदिया, माज, ये सारे बेटा इसके। अच्छा जी, अब क्या करोगे, ये जो टेंजिबल एसेट्स है ना, ये भी लगाकर दो टाइप में, आप टेंजिबल एसेट्स को वापस से हेडिंग डालोगे और टेंजिबल एसेट को ब्रेक करोगे दो पार्ट में। पता चला टेंजिबल एसेट भी दो टाइप्स के, एक है नॉन करंट एसेट्स और एक का नाम है करंट एसेट्स। एक का नाम है नॉन करंट एसेट और एक का नाम है करंट एसेट्स। यानी बहुत डिटेल में बता रहा हूं, सबसे पहले एसेट डिवाइड हुए दो पार्ट में, टेंजिबल और फिर टेंजिबल एसेट और डिवाइड हुए दो पार्ट में, दैट इज क्या है, नॉन करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में लिखो पहला पॉइंट, which can be used for more than one accounting period. Which can be used for more than one accounting period. और इधर लिखोगे सेकंड, which can be used within an accounting period, जो एक साल के अरसे के अंदर अंदर ही हम यूज कर ले, which can be used within an accounting period. सेकंड पॉइंट लिखोगे इधर, अगर which can be used more than one accounting period लिखा ना, दूसरा पॉइंट लिखोगे they can not change their shape easily, इनका शेप इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, they can not change their shape easily। और इधर लिखोगे they can change their shape easily, they can not change their shape easily, यानी नॉन करंट एसेट इतनी जल्दी अपने शेप को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाता, करंट एसेट जो है दे कैन चेंज देयर शेप इजीली। इसमें लिख लेना नॉर्मली इन बिग अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट्स के होते हैं। नॉन करंट एसेट आर नॉर्मली इन, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए फबिया, ये बहुत बड़े अमाउंट्स के होते हैं, मिलियंस बिलियंस के। करंट एसेट कंपैरेटिवली दे आर इन स्मॉल अमाउंट। एग्जांपल लिख लेना नॉन करंट एसेट की, खुद बहुत समझ जाओगे। बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स की, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, शॉप, फिर आगे लिखोगे डिलीवरी वैन, मोटर व्हीकल, एक वर्ड देखोगे फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। टेक्नोलॉजीज याद रखने वाली चीज है, ये सारी किसमें लिख रहे हो नजाकत,
नॉन करंट एसेट में बच्चे, करंट एसेट में भैया कुछ लिख लो, कैश इन हैंड करंट एसेट में, कैश एट बैंक, और भी जो याद आते जाएंगे हम ऐड करते जाएंगे। कैश एट बैंक, एक वर्ड आएगा प्रीपेड्स, क्या नाम आएगा? प्रीपेड्स। एडवांस पेमेंट्स को बोलते हैं प्रीपेड्स, जो आपने पहले से पे कर दिए। जो तुम अपने मोबाइल में क्रेडिट कार्ड डलवाते हो, तो अपने मोबाइल में क्या डलवाते हो? जो लोड डलवाते हो, सो कॉल्ड लोड, वो क्या होता है? प्रीपेड्स होते हैं। एक और लिख लेना, स्टॉक करंट एसेट होता है। जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, आज एकदम जो है बहुत सारे कस्टमर आए, भैया बहुत सारा गुड्स चले गए, फिर अगले दिन हमने और खरीद लिए, फिर परसों चले गए, 365 दिन में पता नहीं कितनी मर्तबा चेंज होता है। तुम्हारे वॉलेट में जो पैसे हैं आज कुछ और है, कल सारे खत्म, परसों एक साथ बहुत सारे आ गए। पूरे 365 डेज में हमारे बैंक अकाउंट में कितनी मर्तबा बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन बिल्डिंग जैसी है वैसी ही रहेगी, फर्नीचर जैसा है वैसा ही रहेगा, और लंबे अरसे के लिए यूज करते हैं। प्रीपेड लिखा, स्टॉक लिखा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, बहुत आएगा अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे लोग जिनसे हमें पैसे लेने हो, अकाउंट रिसीवेबल। इसका दादा का दूसरा नाम है डेटर्स, बी साइलेंट होता है बेटा, डेटर्स। सबको स्क्रीन क्लियर है? सीता, मदिया, खान, समिया, अच्छा जी। अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स, वो तमाम लोग हो गया जिनको हमने गुड्स उधार में बच्चे बेचे, जिनको हमने गुड्स और कुछ दिनों बाद वो पैसे देंगे, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करी। तो ये हमारा पहला हो गया एसेट। ये जितने भी चाहे टेंजेबल एसेट्स हो या इंटेंजेबल हो, नॉन करंट हो या करंट हो, ये सारे के सारे हमने बिजनेस में इसलिए लगाए हैं ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके, ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके। सेकंड हेडिंग डालो टाइटल की, लायबिलिटीज। ऑनलाइन वालों को क्लियर है बेटा? तुमिया, सीता, मदिया, नोमान, इज इट क्लियर बेटा? ये तमाम के तमाम एसेट्स को हम यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करके हम जो है अपने जो है रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम पैसे कमाएंगे इन सब को लगाकर। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे तो भैया लायबिलिटीज, किसकी बच्चे? पहली डेफिनेशन वही लिख दो, रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड लायबिलिटीज। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल इज कॉल्ड liabilities. Resources supplied by other people is called liabilities बेटा। तो तमाम रिसोर्सेज जो किसी और बंदे से लिए हो, और करके एक और डेफिनेशन लिख देना, ये और आसान है। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। और फिर क्या करना, एक और जो है उर्दू में भी लिख लेना, कारोबारी कर्जा, कारोबारी कर्जा। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड, उर्दू में जरा साइड में लिख लेना सारे ऑनलाइन वाले भी, कारोबारी कर्जा। ब्लर हो गया। कारोबारी कर्जा, एक सेकंड बेटा वेट करना। चलो आगे नेक्स्ट लिखना,
जैसे ये जॉब ऑर्डर क्वेश्चन प्लस सब्सिडी इसका नेक्स्ट का एक्सटेंड करो तो ये सारे क्वेश्चन देखना ये सारे आप इसी तरह से बता सकते हैं ऐसा हो के इस तरह से कैसे करना पड़ेगा जैसे ये जॉब ऑर्डर क्वेश्चन प्लस सब्सिडी इसका नेक्स्ट एक्सटेंड करो तो ये सारे क्वेश्चन देखना ये सारे आप इसी तरह से बता सकते हैं ऐसा हो के इस तरह से कैसे करना पड़ेगा अब बोर्ड क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? देखो जरा बताओ, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? बोर्ड क्लियर है? असल में वो ब्लर हो रहा था, उसको सही कर रहा था। अच्छा जी, क्या लिखा आपने? बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लायबिलिटीज, कारोबारी कर्जा। ये लायबिलिटीज जो है ना, ये भी दो टाइप्स की है बेटा। इस लायबिलिटीज को भी अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने दो टाइप्स में, दो काइंड में ब्रेक करा है। एक कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक कहलाती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसको करंट लायबिलिटीज भी कहते हो। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के आगे तुम करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हो। अब क्लियर है बेटा? हाँ, ये खुद ही ऑटो फोकस करता है सलमान खान। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में पहला पॉइंट लिखना, which can be settled more than one accounting period। ऐसे उधार जो आपको एक साल से ज्यादा अरसे के बाद पे करने हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, which can be settled more than one accounting period, which can be settled more than one accounting period। और करंट लायबिलिटी में लिखो which can be settled within an accounting period, which can be settled within an accounting period। I'll give you a very good example। बताना मुझे जरा, हमारे घर भैया लाइट का बिल आता है बच्चे, इलेक्ट्रिक का बिल आता है, सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि वो के इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है, सबसे पहला पॉइंट वो पिछले महीने का बिल आया होता है। यानी अभी दिसंबर की जो लाइट हमने यूज करी, जितने यूनिट हमने कंज्यूम करे, उसका बिल कब आया हमारे पास? जनवरी में आया। और दूसरी बात, वो जो लाइट का बिल है, तो भैया सबको पता होगा शायद, उसके ऊपर एक जो है ड्यू डेट लिखी हुई होती है। अगर आपने उसी विद इन द टाइम पीरियड भरवा दिए तो उतने ही पैसे पे करने होते हैं, और अगर आफ्टर ड्यू डेट है तो कुछ जो है सरचार्जेस लगते हैं, पेनल्टी लगती है। यानी वो पे ऑफ करने के मेरे ख्याल से 10-15 दिन की टाइम होता है। जो बिल आता है 10-12-15 दिन के अंदर वो हमें पे करना होता है, चाहे वो लाइट का बिल हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे कोई भी यूटिलिटी बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, पीटीसीएल का। खान, सबको पता है खदीजा, ये कॉमन जो है आपके घर पे जो लाइट का बिल आता होगा, कभी तो एक ऑब्जर्व किया होगा कि उसको बिल को पे करने के आपको 10-15 दिन या मेरे ख्याल से एक हफ्ता
ये 10-12 दिन मिलते हैं। सब क्लियर है बेटा? सबको पता होगा। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो आप यूटिलिटी बिल्स के ऊपर लिख लेना, ये आपके लिए क्या बेस्ट एवर एग्जांपल है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की, यूटिलिटी बिल्स। सबको पता है ये नुमान सीता कि जो बिल पे करने के लिए आता है हमारे पास वो कितने दिन के लिए आता है? वो 10-12 दिन के अंदर हमें पे करना होता है। और अगर एक और जो आपके इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है, जो बच्चों की जो स्कूल की फीस होती है, ये सारे आपके पास बेस्ट एवर एग्जांपल होती है। आपके पास सैलरीज अक्रूड है, आपने किसी को जो है सैलरी पे रखा है तो आप अगले महीने की 5 तारीख या 10 तारीख तक पे कर दोगे। ये नहीं कि अगले साल पे कर रहे हो उसको, पिताजी से काम आज ले रहे हो, अगले साल में बोले 2023 में तनख्वाह ले लेना, कोई भी काम नहीं करेगा। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में एग्जांपल लिख लेना, बैंक लोन, मॉर्गेज, आर द बेस्ट एवर एग्जांपल हो गई आपके पास किसकी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, ए हो गया, एल हो गया, सी कैपिटल की हेडिंग डालो। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड, इसकी कोई काइंड नहीं होती, इसकी कोई जो है और कोई डेफिनेशन भी नहीं है, और इसकी कोई टाइप वगैरह नहीं होती कैपिटल। ए हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ई एक्सपेंसेस की हेडिंग मार्क करो सारे बच्चे, एक्सपेंसेस की हेडिंग डालो। कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस, cost incurred by the business for its revenue generation, cost incurred by the business। बैंक लोन बेटा नुमान लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की एग्जांपल है, बैंक लोन, मोर्गेज। अच्छा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में एक और एग्जांपल लिख लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख देना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। एक्सपेंसेस में लिखो कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस फॉर इट्स रेवेन्यू जनरेशन is called liabilities. Cost incurred by the business for its revenue generation is called expenses. For example, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ। रेंट एक्सपेंस, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, फिर लिख लो इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन। बेस्ट एवर एग्जांपल आपके पास ये एक्सपेंसेस के। मेरा सवाल ये हो गया कि बगैर एक्सपेंसेस के शायद हम जो है बिजनेस नहीं चला सकते। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको हर हाल में कयामत तक दे रहे हैं। सर क्या मतलब? शॉप ओपन करोगे, चलो शॉप तुम्हारी खुद की है, रेंट नहीं देना पड़ा था, लेकिन जब शॉप ओपन करोगे लाइटें चलाओगे, और जब लाइटें जलाएंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लालटेन में या बिजली वो मोमबत्ती में पूरी जिंदगी गुजार दें, पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा,
मेरे अंदर भैया इतने बड़े हम जो है वो कौन सी नई फिल्म में जैसे उसके अंदर स्पाइडरमैन भी नहीं है कि हम अकेले सारे काम कर ले माशाल्लाह, कि चलो भाई दुकान हमने खुद खोल ली, चलो भाई सही है, झाड़ू हमने खुद लगा ली, कोई बुराई नहीं है, सफाई कर ली, कस्टमर आया हमने डील करा, गुड्स खत्म हो गए, अब खरीदने के लिए गुड्स खरीदने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा, कोई बंदा ही नहीं रखा ना तुमने, तुमने कहा यार पैसे खर्च होंगे, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब ये देखना है कि तुम कितने काम कर सकते हो। अब क्या है, तुम दुकान बंद करके माल खरीदने के लिए जा रहे हो, वो सदर टावर, इतनी देर तक तुम्हारे 4 5 6 घंटे जितने आने जाने में लगे, तुम्हारी दुकान बंद रही। अच्छा फिर क्या हो भैया, किसी कस्टमर ने तुम्हें जो है ना चेक दे दिया, कैश नहीं दिया, क्या दिया, अब तुम बार बार दुकान बंद करके बैंक जा रहे हो, यानी माशाल्लाह हर वक्त तो दुकान बार बार बंद करके तुम हर काम के लिए जा रहे हो। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने भी ऐसा एक ये सिस्टम बनाया है कि हमें दूसरे का डिपेंडेंट बनना पड़ता है, इससे ये दुनिया चल रही है। अगर तुम सोचो, हाँ एक लड़का बोलता है सर अगर हम कर ले तो, भाई कर लो, सारे काम कर लो, कौन बोल रहा है, कर लो। मैंने तो बल्कि ये देखा, इतना सा मेडिकल स्टोर है मेरे दोस्त का, तो मैंने उसको बोला, यानी इतना भैया इतना काउंटर है, और वो जो है आयशा मंजिल पे जो है वो उसके साथ है, मतलब हॉस्पिटल के साथ, उसने तकरीबन मेरे ख्याल से 3 या 4 लड़के जो है सेल्समैन रखे इतनी सी शॉप पर। मैं कहा भाई इतने सारे क्यों रखे, यानी खड़े होने में भी प्रॉब्लम। बोले रात को जब रश होता है तो किसी कस्टमर के पास टाइम नहीं है, जैसे ही वो आता है तो उसको कोई एंटरटेन करने वाला जरूर हो, और अगर आपने नहीं देखा तो वो फौरन से पहले किसी और दूसरी दुकान में, जो बिल्कुल वो लाइन से 8 10 मेडिकल स्टोर है, तो फौरन से पहले उसके बराबर वाले के पास चले जाता है। वो सेल्स, वो जो कॉम्पिटिटर के पास ना चले जाए, 15 15 20 20 हजार रुपए के 3 4 लड़के रखे हुए हैं। मतलब आपको ये सेल्स प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा जी आगे देखो, एक्सपेंसेस भी हो गए, फिर लास्ट लिख लो रेवेन्यूज, जिसके लिए पूरे काम करे हैं। रेवेन्यूज आर जनरेटेड फ्रॉम, revenues are generated from sales of goods, revenues are generated from sales of goods and rented services. सर्विसेज रेंडेड करके पैसे कमा सकते हो, या सेल्स ऑफ गुड्स करके कर सकते हो। Revenues are generated from the sales of goods and rented services. For example, लिख लेना sales, commission income, sales, commission income, service income, consultation income, तो ये हमारे सारे के सारे जो है पांचों हेड्स जो है बच्चे कंप्लीट हो गए। ये हमारे पांचों हेड्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग मार्क करोगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक हेडिंग डालोगे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरी चीज लिखोगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, भी लिखते हैं इसको, दोनों नाम लिखते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक तरफ तुमने डेबिट कॉलम बनाया, एक तरफ आपने दो कॉलम्स के नाम है, एक का नाम है डेबिट और एक का नाम क्या है बच्चों, क्रेडिट। ओके सर, क्या है
वैसे तो हमने क्या पढ़ा भैया, अल्सर, ALCER पता होगा, जिसमें पूरी अकाउंटिंग रिलाय करती है नजाकत। अब आप क्या करोगे, जो एसेट्स है जरा रूल समझना, इसके बाद लिखना। अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे तो उसको डेबिट में लिखोगे, और जब भी एसेट्स डिक्रीज होंगे बिजनेस में तो क्रेडिट में लिखोगे। मैं थोड़ी सी सीक्वेंस आपको चेंज कर रहा हूं अल्सर से, ताकि आपको जरा आसानी समझ में आए। जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे बिजनेस में, you have to suppose to write in debit side, and whenever expenses decreases in the business, you have to suppose to write in credit side। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, एसेट और एक्सपेंस के लिए एक ही रूल है। ऑनलाइन वाले सारे, खदीजा, खान, नुमान, सीता, इज इट क्लियर मेरा बेटा? ताहा, is it clear? Whenever assets and expenses increases in the business, we always record it in the debit side, and whenever asset and expenses decreases in the business, we always record it in the credit side। इसके बाद जो बाकी हेड्स हैं उसके लिए ऑपोजिट रूल है बेटा। Whenever liabilities, capital and revenues, जब भी लाइबिलिटीज है या कैपिटल है और जो रेवेन्यूज है, whenever liabilities increases in the business, देखिएगा जरा ऑपोजिट हो जाता है रूल। whenever liabilities increases, whenever capital increases, and whenever revenues increases in the business, you always record it in the credit side। और जब भी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानदार किस्म का रट्टा लगाना पड़ेगा। जैसे आपने कोई रूल्स पहले भी अपने पुराने जो है एरा के अंदर याद करे होंगे, इस तरह से इन तीनों के लिए सेम रूल है और उन दोनों के लिए सेम रूल है, आपको इस तरीके से याद करना पड़ेंगे। Whenever asset and expenses, और इसको जरा एक साथ ही कहिएगा, whenever asset and expenses increases in the business, debit record, whenever asset and expenses decreases in the business, credit record, whenever liabilities, capital, revenues increases in the business, credit record, opposite हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालना डबल एंट्री सिस्टम। सीता, नुमान, ताहा, खान, खदीजा, बतूल। नेक्स्ट हेडिंग, इज इट क्लियर बेटा? डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। In double entry system, every debit must equal to every credit। In double entry system, every debit must equal to every credit। बोला डबल एंट्री सिस्टम में every debit must equal to every, हर डेबिट बिल्कुल इक्वल होगा क्रेडिट के,
हर क्रेडिट बिल्कुल इक्वल होगा डेबिट के। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट मस्ट इक्वल टू एवरी क्रेडिट। अब क्या है, एक मैं हैंड आउट लाया हूं और जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो ग्रुप में तो शामिल होंगे, तो मैं ग्रुप में भी वो जो है आपको शेयर कर देता हूं। रखत एक काम करोगे, अभी तो बैठे रहेंगे। ये दो दो पेजेस का एक वो स्टेपलर स्टेपल कर देना बाद में। ये दो पेज इनको दे दो, कभी छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। दो पेज इनको दे दो, दो पेज बाद में क्लास हो रही। ऑनलाइन वालों को मैं शेयर कर दे रहा हूं। तुम लोग भी ग्रुप में शामिल हो। क्या ग्रुप का नाम क्या है जिन्होंने ऐड करा? अकाउंटिंग में ऐड की। और तुम? तो मैं मेरी मैं न्यूज़ है आप हैंडआउट मिल जाएगा दोपहर में 1:30 बजे तो मेरे पास आए थे तो इनका IQ PRC नहीं है आपने कैसे बात जरा देखिएगा, ये आपके पास एक इंट्रो टू अकाउंटिंग है। भाई यही है ग्रुप, ये कोई और भी है? सीधा ये जरा देखना नुमान, आपका ग्रुप में कोई हैंडआउट आया? ग्रुप में आपके पास हैंडआउट आया? ये जरूर मैंने PDF फाइल भेजी है। नहीं सर, आप लोग कौन सा ग्रुप? सीधा बोल, आप लोग किसी ग्रुप में ऐड हैं? IQSF फास्ट ट्रैक बिजनेस लॉ का, अच्छा उस पर भेज दूं, ठीक है वेट। अब देखिएगा जरा, अब आगे सर
सीधा ये आप लोगों के पास आया। खदीजा आप लोग कौन से ग्रुप पे हो? एक काम करो जरा, मैं ये मैसेज में अपना ये सेल नंबर लिख रहा हूं, मुझे जरा सा अपने मोबाइल नंबर से जरा सा इंटू अकाउंटिंग वाले ग्रुप में फिर से भेजें। बेटा भेज तो दिए, ग्रुप में फिर से भेजें। देखो अब तुम्हें मिल गया। बाकी स्टूडेंट अपने जो ये नंबर मैंने अभी सेंड करा है ना, इस पे अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप करे अपने नंबर से यार, जितने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं फास्ट। तो अभी मैं आपको भेज दूंगा बच्चे। नुमान खान, ताहा, सवाल उसी से मैं करवाऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ। अभी तो भेजा बेटा ग्रुप पे। ताहा ये मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। डन बेटा, सबको मिल गया। ताहा जल्दी भेजो। कि चैट में मैंने लिखा तो है अपना नंबर बेटा। चलो ये हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 1 जरा सा हम जो है ये कर रहे हैं, और सारे स्टूडेंट जरा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आगा वाला सवाल है जरा देखिएगा। मिस्टर आगा वाला सवाल है। एक मिनट बेटा, अब देखो सबके पास आया है मैसेज। एक एवरीवन पे नहीं करा हुआ था तो सिर्फ एक पर्टिकुलर को मैसेज जा रहा था। अब भेज दो। ताहा, ताहा तुम्हें मिला मैं नंबर मिला? व्हाट्सएप करो मुझे जल्दी फास्ट, अपना नाम लिखकर। और जिसको भी नहीं मिला हो तो मुझे बता दो।
हाँ तुम्हारा अभी तक नहीं आया मैसेज। डन। अच्छा जी, मिल गया था। अच्छा जी, अब जरा देखो, एक एंड पे हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखा है मैंने, ताकि अभी जरा स्टार्टिंग है तो आपको जरा याद रहे। तो भैया जरा रिपीट करना क्या था रूल में, डेबिट और क्रेडिट के, जरा जल्दी से बताओ फास्ट। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स जो अभी अभी लिखवाए हैं जरा रिपीट कर दो। वेरेवर एसेट्स Increase debit एंड एक्सपेंसेस, एक साथ एसेट और इंक्रीजेस डेबिट रिकॉर्ड, और wherever asset decreases इसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यूज इंक्रीजेस। क्या बोला आपने? तो क्रेडिट रिकॉर्ड, wherever liabilities, capital and revenues decreases, debit record। याद रहेगा? इन तीनों के लिए एक रूल है, इन दोनों के लिए एक रूल है। ये सामने इसलिए रखा है कि अब आपको समझ में आएगा, तो समझ में आए। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर आगा और हम जो है तो भैया जर्नल जनरल जर्नल, क्या नाम है दादा का? जनरल जर्नल, जीजे, जनरल जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ये आपके पास डेट आ गई, ये आपके पास पर्टिकुलर्स आ गया, इसका फॉर्मेट है। इधर एक और भी बनता है फॉर्मेलिटी में, पोस्ट रेफरेंस पीआर, और इधर क्या आता है तो डेबिट, और ये आ गया क्रेडिट। सबसे पहली बात, जब भी डबल एंट्रीज बनाते हैं तो अपने आप को हम क्या अज्यूम करते हैं कि हम जो है उस कंपनी के अकाउंटेंट है। तुम सब इंक्लूडिंग मी, हम सब कौन है? कंपनी के अकाउंटेंट है। हम सब कौन है? कंपनी के अकाउंटेंट है, सबसे पहली बात बेटा। दूसरी बात जरा गौर से सुनना, हम मिस्टर आगा के कौन है? एज एन अकाउंटेंट है। कौन है? एज एन अकाउंटेंट है। जरा सवाल पर आओ, लिखा हुआ है मिस्टर आगा स्टार्टेड बिजनेस वर्थ कैश $5 लाख। मिली पहली ट्रांजैक्शन। अब मेरा सवाल ये है, आज बिजनेस स्टार्ट करा है मिस्टर आगा ने, और भैया हम कौन है? एज एन अकाउंटेंट है। हमें एज एन अकाउंटेंट रखा है उन्होंने। मिस्टर आगा आए और उन्हें हमें 5 लाख रुपए दिए कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस में क्या चीज आई? कैश। वेरी गुड। कैश की नेचर, जब नेचर बोलो वेरी गुड बेटा, तो 5 में से कौन सी चीज है? वो एसेट है। तो सबसे पहले भैया डेबिट चीज लिखी जाती है व्हेनेवर एसेट इंक्रीजेस। सामने रूल तुम्हारे लिखे हैं मैंने शुरू में, अभी हम डेली ये रूल्स को देखेंगे। कैश इंक्रीज हुआ कितने से? 5 लाख से। कैश कितने से इंक्रीज हुआ? 5 लाख से इंक्रीज हुआ। और कौन लेकर आया? ये ओनर लेकर आया। वेरी गुड। और ओनर जो चीज लेकर आता है भैया उसको क्या कहते हैं नजाकत? कैपिटल।
ओनर जो चीज लेकर आता है बिजनेस में वो क्या कहलाता है? कैपिटल। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इज कॉल्ड। अच्छा, रूल्स के लिहाज से जब भी एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट में लिखा, और कौन लेकर आया? ओनर। अच्छा, रूल्स के लिहाज से एक और बात, सबसे पहले डेबिट लिखा जाता है और बिल्कुल वेरी नेक्स्ट लाइन में कोई लाइन वाइन छोड़ते नहीं है और थोड़ी सी जगह छोड़ के कैपिटल को यानी क्रेडिट को थोड़ा सा गैप देके लिखा जाता है। और रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट में ये याद रखना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं। डेबिट और क्रेडिट हमेशा हमेशा क्या होते हैं बच्चों? ये हमारी पहली डबल एंट्री हो गई। रूल्स के लिहाज से अगर बात करोगे मुझसे नजाकत के सर रूल क्या हुआ है, तो रूल्स के लिहाज से ये हुआ है, तो सवाल है तो रूल्स भी साथ लिख देना, क्या ही बात है। एसेट इंक्रीज हुए तो डेबिट में रिकॉर्ड, और जब कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड। यानी क्या सिस्टम बन गया कि ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सारे बच्चे जरा गौर से सुनना, हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो नेचर वाइज क्या चीज आई है बिजनेस में। क्या चीज? एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यूज है, और फिर वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ये देखना है बेटा। नेक्स्ट देखो जरा सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, जरा 3-4 बना लो, इसके बाद जो है कॉपी करोगे। सेकंड एंट्री बताना, ओपन अ बैंक अकाउंट। आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, बॉस ने बोला एक काम करो बैंक अकाउंट खुलवा दो। क्या खुलवा दो? तो बिजनेस का बैंक अकाउंट जो है ना उसकी नेचर होती है एसेट। क्या होती है? तो आपने जाके बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक की नेचर क्या है? एसेट। सेकंड है ट्रांजैक्शन, एक एसेट इंक्रीज हो गया और आपके पास से कैश चला गया, हमारे पास से क्या चला गया? जो सेफ में पैसे पड़े हुए थे ना उसी से बैंक अकाउंट खुलवा दिया। अच्छा, हम हर काम क्या करते हैं? ओनर के कहने पर करते हैं। ओनर ने कहा जाके बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवा कर आओ करीबी बैंक में, कोई भी जो करीब में जो बैंक होगा, कोई भी ब्रांच होगी उसमें जाके बैंक अकाउंट खुलवा कर आओ। तो जो सेफ में जो उन्होंने 5 लाख रुपए लाके दिए थे ना, उसी से हमने बैंक अकाउंट खुलवा दिया। कितने अकाउंट में जमा करवाए? 20,000। 20,000 से ये एंट्री बनेगी, 20,000 से एंट्री बनेगी। सर ये रूल्स के लिहाज से क्या होगा बताना जरा। एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट, वेरी गुड, बना लो जरा 2 एंट्रियां। सीधा जरा बताओ मुझे, ताहा, खान, खतीजा, ये 2 ट्रांजैक्शन समझ में आई है बेटा रूल्स के लिहाज से? वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बतूल, खतीजा, क्लियर है बेटा? रूल्स शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह इतनी जल्दी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी जल्दी तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। सर वो हमारी बेस वाले थे ना, रह गया आज मतलब 28 की बेस में वही ना, वो बच्चों का जो नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, मुझे उनका एक परसेप्शन होता है वो जिस तरह इंटर पास हुआ ना तो ये भी, और ये बिल्कुल डायरेक्ट डिफरेंस है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ जब एडमिशन लिया है तुम लोगों ने तो अच्छे दिल से पढ़ो, खुश दिल से, मतलब बोझ बन के इसको तुम ऊपर इतना गिल्ट हो गया भाई यार क्या इतने आप एक्सक्यूजेस लगा के पढ़ रहे हो। जब लिया है खुश दिल से, अल्लाह पाक ने, आप जितना अच्छा पढ़ोगे इतनी जल्दी समझ में आएगा। मैं तो हमेशा बच्चों की पढ़ रहे FAR 1 की क्लास में कोई भी ऐसे यूं डल तरीके से कुछ यूं हो रहा है कुछ हो रहा है तो मतलब देख बाद में खुद इतनी मेहनत कर रहे होगा, अभी थोड़ी पार्टिसिपेशन कर लो फिर खुद ही इजी रहेगा, रिलैक्स रहोगे। थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ना जरा नजाकत, नंबर 3। बॉस ने क्या हुआ, बॉस ने बोला कि एक चेक बना के दो और रेंट पे कर दो ऑफिस का या किसी का भी। तो मुझे बताओ क्या चीज इंक्रीज हुई? एक्सपेंस इंक्रीज हुआ।
और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट रिकॉर्ड। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो आपने लिख दिया रेंट एक्सपेंस डेबिट, whenever expense increases in the business debit record, और बाय चेक है, किससे दिया है, तो वेरी गुड, आपने बैंक क्रेडिट हो गया। रूल्स के लिहाज से कोई बताएगा, ये आप पहला सवाल है, रूल जरूर लिखना बेटा अपने साथ। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट रिकॉर्ड और एसेट, फिर कह रहा हूँ रूल जो है लगाकर साथ लिख लेना बेटा। और ये कितने अमाउंट है, 3000 से। ये कहलाता है अकाउंटिंग में डबल एंट्रीज। हमारे सर बोलते थे ये जिसको आती है उसको अकाउंटिंग आती है, जिसको ये आती है उसको, यानी जाहिर सी बात है बाय द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर प्रैक्टिसिंग होगी तो फिर जाके एक्यूरेसी आएगी। जरा देख लेना खतीजा, इसके बाद फोर्थ पढ़ना। सफिया तुम पढ़ो फोर्थ। Purchase good and cash 20,000. सबसे पहले तो गुड्स को अंडरलाइन करो, यानी जिस चीज का हमने कारोबार करा है उसको हमने खरीदा है। बॉस ने बोला भाई अब बिजनेस तो स्टार्ट करो, अभी तक तो हम सेटिंग कर रहे थे, अब कुछ गुड्स खरीद के लाए बेचने के लिए। गुड्स का मतलब होता है रेडी फॉर रीसेल पर्पस, रेडी फॉर। तो याद रख लो, अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला उसको आप परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करोगे। इसके नाम से परचेजेस, परचेजेस को डेबिट करोगे और क्रेडिट पे लिया कैश पे लिया, यानी एक एसेट परचेजेस यानी गुड्स जो है उसकी नेचर एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हुआ और एक एसेट, रूल्स के लिहाज से अगर कोई पूछे तो आप बोलना एक एसेट इंक्रीज हुआ एक एसेट डिक्रीज हुआ। हमारे पास जो है गुड्स आ गए और डेफिनेटली हमने बेचने के लिए लिए। अमाउंट बताइएगा जरा। 20,000 के गुड्स आपने लिए और कैश। बॉस, हम हर काम जो है ना ज्यादातर बॉस के कहने पे करते हैं। अभी पूरा खाली शुरू में बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले माल खरीदेंगे तो बेचेंगे ना, तो हमने गुड्स खरीदे। अब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किस चीज का हमने कारोबार स्टार्ट करा है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हो, स्टेशनरी हो, चेयर्स बेच रहे हो, कोई हम जो है कंप्यूटर बेच रहे हो, चाहे हम कार बेच रहे हो, चाहे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेच रहे हो, ये हमारा मतलब नहीं। गुड्स जब भी लिखा हुआ है तो समझ लेना यानी हम बेचने के लिए ले रहे हैं। चलो आगे बढ़िएगा, इसके बाद फिफ्थ पढ़ना, परचेज गुड्स फ्रॉम बलोच। सब सारे स्टूडेंट जरा याद रख लो, जब भी किसी बंदे का नाम आ जाए यानी ये हमने उधार में लिए। अपने पास आगे लिख लो, यानी कि गुड्स हमने किसमें लिए, परचेज करे हमने ऑन क्रेडिट, जब भी उस बंदे का नाम दिया है। बस फर्क क्या है ऊपर वाली एंट्री और इसमें नीचे वाली एंट्री में, इधर भी हम जो है लगाकर परचेजेस को करेंगे डेबिट, परचेजेस को हम क्या करेंगे, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, कुछ दिनों बाद देंगे, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो उसको अकाउंटिंग में अकाउंट्स पेबल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, और आगे नाम लिखा बलोच, क्या लिखा, बलोच। और एक एसेट इंक्रीज हो गया, कोई रूल्स के लिहाज से बताएगा क्या हुआ है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। एक एसेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी वैल्यू करके कितना अमाउंट है, 14,500 के गुड्स इस दफा लिए। डेफिनेटली कोई बॉस का जानने वाला होगा जिसने हमें उधार गुड्स दिए, कोई बॉस का जानने वाला होगा बलोच, तो उसने हमें क्या दिए, उधार गुड्स दिए बेटा। उसने हमें क्या दिए, उधार गुड्स दिए हैं। और अब मुझे जरा बताओ फिफ्थ के बाद सिक्स क्या है। अब क्या हुआ, जो हमारे पास 14,500 गुड्स आए ना भैया, हमने उसको चेक करा बच्चे, तो क्या हुआ, तैयब, बतूल, खान, था, तो उसमें से कुछ गुड्स जो है खराब निकले, डिफेक्टिव निकले, तो हमने उसको वो रिटर्न कर दिया। हमने उसको गुड्स को, किसको, बलोच को। कितने गुड्स रिटर्न करे, 500 दिए, उसको लिखते हैं। अब जरा मुझे बताओ, जब मैं भैया उसको वापस करूंगा बच्चे, तो मेरे ऊपर से लायबिलिटी, वेरी गुड, मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, नजाकत डिक्रीज होगी। और जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो डेबिट रिकॉर्ड सामने लिखा हुआ भी है, whenever liabilities decreases in the business debit record,
whenever liabilities decreases in the business, डेबिट रिकॉर्ड। अब मुझे बताओ, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई और परचेज रिटर्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न, ताकि हमें समझ में आए कि हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी लाइबिलिटी जो है वो हो गई डिक्रीज। लाइबिलिटी क्या हो गई? और हमारे पास से एसेट चला गया। क्या ख्याल है? हमने गुड्स वापस कर दिए ना, तो मेरे पास से क्या चले गए? कौन से गुड्स वापस करे हमने? जो डिफेक्टिव थे, जो हमारे समझ में नहीं आ रहे थे। तो एक उधार लेने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है भैया कि अच्छी तरह चेक कर लो, जो समझ में आए वो रख लो, बाकी पैसे तो दिए ही नहीं है। पैसे तो दिए ही नहीं है। अभी कितने गुड्स हमने रिटर्न कर दिए? 500 के। ये हमारे गुड्स रिटर्न हो गए बेटा 6 वाली एंट्री में। 7 देखना, पेड कैश टू बलोच। अब क्या हुआ? बलोच ने कुछ दिनों बाद फोन किया कि भाई पैसे तो दे दो। कितने पैसे दिए? वो भी माशाल्लाह पूरे नहीं दिए। हालांकि हमने कितने गुड्स दिए थे जरा बताना जरा का? 14,000। उसमें से हमने 500 रुपए के गुड्स हमने जो है रुपये उसको वापस कर दिया। हमारा बैलेंस कितना रह गया? 14,000 रुपए का बैलेंस है। माशाल्लाह हमने पैसे कितने भेजे उसको? सिर्फ 3,000। और ये याद रख लो, हमारी लायबिलिटी फिर कम हो गई। बिल्कुल सिंपल उधार ये हिसाब है। हमने बलोच को 3,000 रुपए गुड्स वापस कर दिए और कैश दिया या चेक दिया है? और कैश क्रेडिट बाई 3,000। रूल्स के लिहाज से कोई बच्चा बताएगा क्या हुआ है? वेरी गुड बेटा, शाबाश। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और एसेट भी, पहला सवाल है तो जरा अपने पास रूल्स लिख लेना, जरा रिकॉल हो जाएगा। काफी दिनों बाद अकाउंटिंग स्टार्ट करिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जितनी ग्रिपिंग में पढ़ोगे इतना अच्छा है। अब अगर इसको वापस से शुरू से देखो तो गुड्स तुमने उधार खरीदे सबसे पहले बलोच से 14,000। उसको चेक करा तो उसमें से 500 रुपए के गुड्स हमारे खराब आए थे, तो भैया हमने वो गुड्स क्या कर दिए? वापस कर दिए। तो हमारे पास से लायबिलिटी कम हो गई और गुड्स रिटर्न कर दिए। उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। जो गुड्स हम रिटर्न करें, जो गुड्स हम किसको? सप्लायर को, उसको क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। इसके बाद हमने खान को कितने, बलोच को कितने पैसे भिजवा दिए? 3,000। इधर क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट एंट्री पढ़ लो नजाकत। लास्ट एंट्री आज की, पेड सैलरीज बाय फॉर रुपीज 2,500। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा, ऊपर भी एक रेंट की एंट्री आई थी, याद है? इस तरह अब ये दूसरा एक सैलरी एक्सपेंस आया है। सैलरी एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट और कैश हमने कर दिया क्रेडिट। कितना अमाउंट है? 2,500। कोई रूल्स के लिहाज से बताएगा क्या हुआ है ऑनलाइन में? फतीजा, तीता, ताहा, रूल्स के लिहाज से कोई बताएगा क्या हुआ है? नोमान, देखता हूँ कितना समझ में आया है रूल्स के लिहाज से। लास्ट बात 5 बजे तक क्लास है हमारी। कोई बताएगा रूल्स के लिहाज से क्या हुआ है? एक्सपेंस इनकर्ड, एक्सपेंस डेबिट हुए हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। खरीदा, वेरी गुड। और एसेट डिक्रीज, वेरी नाइस खरीदा। ये भी खरीदा तुम्हारी क्लास में? अच्छा जी, ये एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं, डेबिट रिकॉर्ड, और एसेट डिक्रीज हुए हैं तो ये हैंडआउट मैंने आप लोगों को दे दिया है। इस हैंडआउट से कोशिश कीजिएगा कि शुरू के 1, 2, 3 सवालात करके लेकर आओ। सबसे पहले रूल सामने लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? रूल सामने लिखना है, इसके बाद एंट्री बनाना। ठीक है मेरा बेटा? ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, सीता, नोमान, खान, खतीजा, ताहा, इज इट क्लियर बेटा? ये कॉपी कर लिए सबने एंट्रीज? चलो अल्हम्दुलिल्लाह।
इस एंट्रीज की हम बेताशा आज हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारी काफी एंट्रीज बनेगी। ठीक है बेटा, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।